हेलो। देखिए, अभी आप लोगों ने सारे लोग वीडियो देखे होंगे। एग्ज़ाम डेट के बारे में हमने काफ़ी क्लियर बात किया है आप लोगों से, और काफ़ी हमें भी बुरा लगता है कि आप लोग इसके बारे में सर्च ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं। तो ये हम 50 क्वेश्चन का एक आप लोगों को सेट दे रहे हैं, और आप लोग बताइएगा कि इसमें कितना क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। यदि आप इसमें से 25 क्वेश्चन से प्लस हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी जा रही है। यदि 25 क्वेश्चन से भी कम आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत बेकार है और आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। आपको ये मनाना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम लेट हो। आपको सभी को पता है कि वीडियो का एग्ज़ाम होगा, किसी को ये अब डाउट नहीं रह गया है कि वीडियो का एग्ज़ाम नहीं होगा। सभी को पता हो गया कि वीडियो का एग्ज़ाम होगा, तो हम इसकी तैयारी करना चाहते हैं, मतलब हमें तैयारी करनी चाहिए। और हम केवल यही देख रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, इसका कट ऑफ कितना जाएगा। फालतू में वीडियो सर्च करते रहते हैं आप लोग और पढ़ाई लिखाई करते नहीं हैं। हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं और वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आते हैं, ना कोई देखता है ना कोई इंटरेस्टेड है। अभी कुछ और वीडियो आप लोग पड़े रहते हैं अदर चैनल पे कि एग्ज़ाम डेट कितना जाएगा, एग्ज़ाम डेट कब होगा, कब कितना कट ऑफ जाएगा, तो उस पर हज़ारों में व्यूज आते हैं। और हम इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, उसके बाद भी व्यूज़ नहीं आते हैं। तो ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। ये 50 क्वेश्चन का हमने पूरा सेट लिया है और आपको बताना है कि इसमें कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, और तब आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा। और यदि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बिना पढ़ाई किए आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। एग्ज़ाम डेट आएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा और परीक्षा निकल जाएगी हाथ से, फिर वीडियो आपको बनने का मौका नहीं मिलेगा। ये जो चांस मिला है इसको गवाइए मत। आप लोग आराम से तैयारी कीजिए, आराम से नहीं, खुद जी जान लगा के तैयारी कीजिए। बिना तैयारी का आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये सामान्य जानकारी की क्वेश्चन है और ये 50 क्वेश्चन का सेट है और इसमें आपको बताना है। अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम महारत्न है। महारत्न कंपनियां क्या होती हैं, जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं, इसमें बताना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, MMTCL लिमिटेड होता है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, आयल इंडिया लिमिटेड। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, महारत्न कंपनियां कौन सी हैं। तो ये देखिए, ये जो 2018 का पेपर हुआ था वीडियो एग्ज़ाम में, वो घटना चक्र का एक सीरीज निकला था, उसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया था। तो उस समय हमने इस प्रैक्टिस सेट को लिया था, तो उसी समय के क्वेश्चन हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, महारत्न कंपनियां हैं। सेल हो गई, सेल आपकी कंपनी हो गई, ये भी महारत्न कंपनियां हैं। भेल हो गई, भेल भी आपकी क्या है, महारत्न कंपनियां हैं। और NTPC हो गई, ONGC हो गई, BPCL हो गई, ये सब क्या है, महारत्न कंपनियां हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, पहले आप इसका आंसर लगाइए, उसके बाद ही आप आंसर को वेरीफाई कीजिए। आप इतना अपने आप को गेस कीजिए कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। चलिए, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। अब देखिए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होता है इंडिया द्वारा किया जाता है, तो उस कानून को इंडिया में लागू करने के लिए किसकी सहमति लेनी है, किसकी नहीं लेनी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्या राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्यों की सहमति से। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा कि जब भी कोई भारत गवर्नमेंट कानून लागू करना चाहती है और अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए होता है, सबके लिए हित होता है, तो उसमें किसी की परमिशन नहीं ली जाती है, उसको तुरंत क्या कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि इसमें तमाम ऐसे कानून लागू किए गए हैं जो क्या किए गए हैं, राज्य से परमिशन नहीं लिए जाते हैं। बस ये देखा जाता है कि वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के समाज के लिए वो कानून अच्छा है, तो उसको लागू कर देना है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ पर है। तो इसको हम लोग क्या बताएंगे,
इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके लास्ट में बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका मेरठ हो जाएगा। मेरठ में विक्टोरिया पार्क है और इसी को हम लोग जंग आज़ादी पार्क भी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है, काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। और ये जिसका क्वेश्चन गलत हो गया तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जब भी आप अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था के पहले ही पेज पे इस क्वेश्चन का आंसर रहता है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, इस टाइप का। तो ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसको हम लोग करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, जहाँ प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यहाँ गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन सबका मिश्रण होता है, इसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सीमांत लागत किसके बराबर होती है, तो सीमांत लागत क्या होती है, सीमांत लागत आपकी होती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका होगा, देखिए सीमांत लागत का मतलब होता है कि इसका राइट आंसर ए होगा, मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। इसको हम लोग सीमांत लागत को कहते हैं टोटल कास्ट अपॉन आउटपुट, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे डेल्टा लिखा जाता है, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसको डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है और ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो जो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से रहेगा उसका ये क्वेश्चन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा, मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, यहाँ पे 106, इसमें क्या दिखा है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी से कम पर कार्य करते हैं, ये क्या है, गलत हो जाएगा। न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी किसी फर्म द्वारा किसी कामगार को दिए जाने वाली अधिकतम राशि है। यह अधिकतम राशि कैसे हो जाएगी, जो न्यूनतम स्वीकार है। आर्थिक लागत बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच अंतर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आर्थिक लागत है वो क्या होता है, एक बैलेंस मजदूरी जिसको मिलता है वो सही होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग का बैकग्राउंड है तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इजी होते हैं। इकोनॉमिक्स के आप मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो इससे डरना भी नहीं है, बस आप लोग लूसेंट पढ़ते रहिए। बाकी हमने कहा है कि गौरव सर के वीडियो को फॉलो कीजिए, तो उसको फॉलो करते रहिए। बाद में ये प्रवीण सर का वीडियो आप लोग फॉलो कीजिए। तो इतना आप लोग कर लेंगे तो जीएस में आप लोग फाइट करने लायक हो जाएंगे। बाकी आप लोगों का सिलेक्शन केवल रीजनिंग और हिंदी से होगा। तो रीजनिंग और हिंदी को मैक्सिमम आउटपुट दीजिए, मैक्सिमम पढ़िए, तो वो आपका सिलेक्शन करा देगा। चलिए इसका क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। अधिकतम किण्वन से आप क्या समझते हैं, तो अधिकतम किण्वन से ये क्या समझते हैं, ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, यह अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सर्वदाता, ये जो होता है, ये ब्लड डोनेटर होता है, उसको हम लोग क्या, कौन सा रुधिर वर्ग होता है, तो ए बी क्या होता है, ए बी सबको ब्लड दे सकता है और वो क्या होता है, वो केवल वो सबसे ब्लड ले सकता है। तो ये होता है। फिर नेक्स्ट इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। सर्वदाता होता है ए बी और सर्वग्राही होता है बी ओ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सर्वदाता आपसे पूछा गया है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। हमारे जो नाखून होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें कैरोटीन पाया जाता है। आसान क्वेश्चन है। निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है, तो ये यकृत में पित्त का उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे 111 नंबर, मतलब 11वां क्वेश्चन। एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कांच क्या है, कांच एक
कांच आपका है अतिशीतित द्रव होता है, जो कांच होता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको आ रहा है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं आ रहा है तो आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम जब होना होगा तो हो जाएगा। आप एग्ज़ाम डेट के बारे में चक्कर मत में रहिए कि कब एग्ज़ाम होगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, फ्रेश होगा कि नहीं होगा। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। आप अपने आप को इतना काबिल बना लीजिए कि आप एग्ज़ाम में बैठें और आपका क्या हो, नंबर अच्छा आया जिसकी वजह से सिलेक्शन हो जाए। देखिए करप्शन तो होगा ही, इस बार भी यदि पेपर होगा तो 20% आप मान के चलिए कि आपकी धांधली होगी, कोई नहीं रोक सकता है। तो धांधली पिछली बार 70% हुआ था, तो इस बार भी धांधली होगी, लेकिन क्या होगा, इस बार थोड़ा कम होगा, टाइट व्यवस्था होगा। तो आपको ये मान के चलना है कि ये सब जो भी चीज़ें हैं ये सब हमारे हाथ में नहीं है, बस आपके हाथ में है पढ़ाई करना। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वो क्या बनता है, तो ये धनात्मक बनता है। जो भी इलेक्ट्रॉन एटम होता है या धातु होता है वो उनके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। यदि इलेक्ट्रॉन वो लेता है तो वो ऋणात्मक बनता है। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। ये आर्टिकल 118 में इसका मेंशन किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित फिर यहाँ पे देखिए 115, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम की खोज किसने किया, तो ये कौन से हैं, तो ये क्या हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम का खोज किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या, आप देखिए 2017 के अनुसार ये डाटा क्या है, करंट का आप लोग खोजेंगे तो आप लोग इसको कमेंट करके बताना है कि इस समय तहसीलों की संख्या क्या है। तो आप लोग इसको करंट में रखेंगे, तो करंट का क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, बस स्टैटिक पोर्शन हमें करना है। यहाँ ये क्वेश्चन देखिए, साइंस का क्वेश्चन है और इसे फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी, तो अधिकतम कब होगी, जैसे मान लीजिए ये फर्श है, यहाँ से कोई चीज़ गिरा रहे हैं तो जो इसका मैक्सिमम स्पीड होगा फर्श से टच होने से पहले होता है। ये कभी आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उसकी जो स्पीड होगी काफ़ी तेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है, तो सदा एक समान रहता है ये कौन सा है, प्रकाश का वेग ये हमेशा समान रहता है। जल में हो गया या निर्वात में हो गया, ये सब क्या, सब जगह ये ध्वनि की स्पीड तो बदलती रहती है, लेकिन जो लाइट की स्पीड होती है वो हमेशा इक्वल रहती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, अल्फा बीटा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं, तो अवरोही और आरोही का कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देते हैं। आरोही आरोही, अब देखिए इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका है, इसमें कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, मतलब ये बड़ा है तो सबसे पहले बड़ा होगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग आर्डर। और ये होता है आरोही। आरोही का मतलब होता है कि छोटा पहले रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इसको हम लोग एसेंडिंग आर्डर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो गामा किरण होती है वो सबसे ज़्यादा इसकी वेधन क्षमता होती है, तो यहाँ पे गामा किरण, अब देखिए ये दोनों ऑप्शन कट गए, गामा किरण के बाद बीटा किरण, बीटा किरण के बाद अल्फा किरण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से और सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, तो ये निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, तो ये होता है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, लूसेंट पढ़ेंगे तो ये सारी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आपके तैयार हो जाएंगे। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकाली जाती है। देखिए परमाणु ऊर्जा ये यूरेनियम से भी मिलता है, थोरियम से भी मिलता है, प्लूटोनियम से भी मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए
निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गोलार्ध में स्थित है? तो ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं इसमें गुजरती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। यही एक अकेला महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं क्या होती हैं? गुजरती हैं। तो इसको हम लोग राइट आंसर मारेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिन और रात सदैव बराबर होता है। तो ये क्या होता है? इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होता है। यहाँ पे दिन और रात हमेशा बराबर रहता है। फिर यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोगों को क्वेश्चन करना है। आप लोग 2021 का जनगणना आ गया है, उसको आप लोग डाटा मान के उसके क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। घटना चक्र का या स्पीडी का कोई भी बुक खरीदेंगे तो उसमें सारा डेटा आपको मिल जाएगा। तो 2011 के अनुसार हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें सबसे ज़्यादा मुंबई का, फिर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की। तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? 125। ये आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय सूचना केंद्र, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं 126 क्वेश्चन। तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ वर्ष 2011-12 में यूरेनियम के विशाल निक्षेप पाए गए हैं। तो ये आंध्र प्रदेश उस टाइम का क्वेश्चन था। तो देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आप मान सकते हैं। तो 2018 में पेपर हुआ और पूछ कितना का रहा है? पुराना आपका 6-7 साल पहले का पूछ रहा है। तो मतलब ये क्या है? आपको करंट अफेयर तैयार करना है तो आप 1 साल का करंट अफेयर तैयार कीजिए। 1 साल का करंट अफेयर तैयार कीजिए और उसके बाद आपका जो भी बचता है उसके बाद आपको क्या करना है? 1 ईयर का करंट अफेयर आपको तैयार करना है और उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं उसको आप लोगों को तैयार करना है। क्योंकि इम्पोर्टेंट जो इवेंट होते हैं उसका कोई करंट अफेयर नहीं होता है। आपसे मान लीजिए पूछ ही दिया जाएगा कि जीएसटी कब लागू हुआ था, जीएसटी कितने संविधान संशोधन में लागू किया गया था, विमुद्रीकरण कब लागू किया गया था, डिमोनेटाइजेशन कब लागू किया गया था। तो ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट हो गए। 370 कब हटाया गया था जम्मू कश्मीर से? जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वो कब हटा दिया गया था? तो ये सब क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए? ये पता होना चाहिए। बाकी आप 1 साल का क्या करेंगे? करंट अफेयर याद कर लेंगे। याद क्या, आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। और बाकी गौरव सर का वीडियो आप लोग फॉलो कीजिए, वो काफ़ी अच्छा कंटेंट देते हैं और आप लोगों का सब कुछ अच्छा होगा। फिर इसको देखिए, यहाँ पे 127 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन किसका है? तो सबसे ऊंचा निकास बेसिन है कृष्णा नदी का। तो ये सबसे ऊंचा निकास नदी है। देखिए, जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है और गोदावरी नदी नासिक के पास से निकलती है। महानदी ये भी शायद अमरकंटक से ही निकलती है। और कृष्णा नदी ये कहाँ से निकलती है? ये कृष्णा नदी की सबसे महाबालेश्वर की जो सह्याद्री की चोटी है वहाँ से निकलती है। तो सबसे ऊंचा यही है कृष्णा नदी और इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा झील किस जगह पे है। तो इसको मैच करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसमें से एक भी पता चल गया ना तो आपको मैच करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम इसको पता करते हैं। पुलिकेट झील, चिल्का झील, बुलर झील और सांभर झील। देखिए, आप लोगों को ये बुलर झील और सांभर झील के बारे में पता होगा। बुलर झील कहाँ की है? तो बुलर झील है आपका जम्मू कश्मीर का, तो सी का 4 हो जाएगा। सांभर झील ये है राजस्थान में, तो ये डी हो जाएगा। तो डी का आपका 2 होना चाहिए, तो ये बी ऑप्शन कट गया, ये डी ऑप्शन कट गया। उसके बाद सी का 4 होना चाहिए, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं? बोनस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब पुलिकट झील के बारे में पूछा जाए तो ये कहाँ होगा? तमिलनाडु। और चिल्का का पूछा जाए तो उड़ीसा आपका झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
भारत की संचित निधि से जो धनराशि निकालने की प्रावधान है उसके लिए किसकी मंजूरी की चाहिए होती है? तो उसके लिए जो मंजूरी चाहिए होती है वो किसकी मंजूरी चाहिए होती है? भारत की संसद की मंजूरी चाहिए होती है। और ये आर्टिकल 114 में इसका मेंशन किया गया है संचित निधि के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? तो ये कामगार लोगों का समाजवाद आंदोलन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? अब देखिए, चंपारण का जो आंदोलन हुआ था 1915 में, महात्मा गांधी ने क्या किया? अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में। उसके बाद इन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और यहाँ की स्थिति को, यहाँ की परिस्थिति को समझा। उसके बाद इनको जानने पहचानने वाले बिहार के लोग थे, तो वहाँ पे ये 1917 में इनका पहला चंपारण सत्याग्रह था। भारत में इनका पहला मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि इनको लोग जानते थे कि अफ्रीका में अच्छा काम करके आए हैं तो यहाँ भी ये अच्छा काम करेंगे। तो लोगों ने बुला के ले गया बिहार, और बिहार में नील की खेती जो होती थी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और वहीं चंपारण सत्याग्रह किया, और ये पहला मूवमेंट था गांधी जी का। उसके बाद आपका असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और ये चौरी चौरा का जो कांड हुआ था उसके बाद ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन के बारे में ये क्या है? स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में हुआ था, जिस समय गांधी जी क्या थे? गांधी जी इंडिया अभी आए नहीं थे और सक्रिय नहीं थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और ये कब हुआ था? जब बंगाल का विभाजन किया गया था, उसी समय स्वदेशी आंदोलन ये किया गया था। तो ये सब का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और ये सब आपको आने चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट तो आसान होते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, ताकि इसके जो क्वेश्चन आए ये क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी? बंगाल विभाजन हुआ ही, अभी हम लोगों ने पढ़ा। पुरातत्व विभाग की स्थापना भी हुई थी। द्वितीय दिल्ली दरबार भी हुआ था। द्वितीय दिल्ली दरबार आपका हुआ था। फिर आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये क्या है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी में लॉर्ड कर्जन का कोई योगदान नहीं है। तो आपको बताना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय ये कौन सा वायसराय था, इंग्लैंड का या ब्रिटिश का? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग इल्यूस्ट्रेशन से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी। गदर पार्टी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी, और इसमें सबसे एक्टिव जो थे वो लाला हरदयाल थे। और वहाँ से इन्होंने इंडिया का जो मूवमेंट था, इंडिया की आज़ादी की लड़ाई के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया, और वहाँ से ये लोग अपनी लड़ाई को तेज किए। वहीं गदर पार्टी की स्थापना किए और विदेशी सपोर्ट लेके और इंडिया को आज़ाद कराना चाहते थे। तो उस समय जितने भी लोग थे अपने अपने लेवल पे काफ़ी बेस्ट काम किए थे। अभी हम लोगों ने मनाया है भगत सिंह की कुर्बानी का दिन, जिसको हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद, आप सभी जानते हैं, इलाहाबाद का जो आज़ाद पार्क है, इनमें इनकी मृत्यु हो गई थी। वीडी सावरकर, इनके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये हमारे भारत के क्या हैं? वीर सपूत हैं, और इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। आप लोग इतिहास पढ़िएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। हमारा तो इतिहास सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उसमें हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो ये मुंबई स्थापित किए थे। उसके बाद पेशवाओं के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये बालाजी विश्वनाथ थे। फिर विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आज हम कहते हैं, तो ये हम्पी कहा जाता है विजयनगर को।
फिर सोमनाथ मंदिर जो है, सोमनाथ मंदिर में जो लूटपाट हुआ था किस आक्रमणकारी द्वारा हुआ था, तो ये महमूद गजनवी के द्वारा हुआ था। तो ये महमूद गजनवी काफ़ी खतरनाक आदमी था। और सोमनाथ मंदिर के बारे में एक कहावत है कि जो यहाँ के पुजारी हैं वो हनुमान के भरोसे बैठ गए कि हनुमान जी अपने रक्षा खुद करेंगे, और उसके चक्कर में क्या हो गया कि सोमनाथ मंदिर में जितने भी कीमती चीज़ें थी, गाने वाने थे, सारे ये लूट के लेके चल गया। और वो ऐसा बोला जाता है कि ये शायद 17 बार आक्रमण किया था इंडिया पे। चलिए, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं, तो अजंता की गुफाएं संबंधित हैं, ये बौद्ध धर्म से अजंता की गुफाएं संबंधित हैं। और ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये स्थित हैं। अजंता की गुफाएं। धन विधेयक इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका जो निर्णय होता है ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ये इसका मेंशन 110 अनुच्छेद 110 में इसका मेंशन किया गया है धन विधेयक के। फिर देखिए यहाँ पे मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध निम्न कौन केंद्र था, तो ये सब जानते हैं तक्षशिला था। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस एरिया था, ये आज के समय में पाकिस्तान में पड़ता है। नालंदा भी आप लोग सभी जानते होंगे, नालंदा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी फेमस डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ भी शिक्षा का एक गढ़ माना जाता था। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो ये कौन था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये क्या किए थे, जब इनका अंतिम दिन आया था उस समय ये सब कुछ छोड़ के दक्षिण भारत में चले गए थे, वहीं ये संन्यास लिए। और जो इनको फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते हैं, तो ये बलि कहा जाता है। जो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूलते थे उसको हम लोग बलि कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हाल ही में केंद्रीय सरकार को डाक टिकट विभाग, अब देखिए यहाँ से आप लोगों का इसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया है, ये सब हाल ही में ऐसे दिया है, यहाँ से हाल ही में, फिर यहाँ हाल ही में, यह हाल ही, तो ये 2018 का पेपर के सेट का अनुसार बनाया गया था, तो इसको हमें नहीं करना है। अब यहाँ पे ये सब आपको स्पीडी पढ़ लेंगे या घटना चक्र का कोई करंट अफेयर पढ़ लेंगे 6 महीना या 1 महीना, तो उसमें आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आप लोग कितना क्वेश्चन जानते थे और कितना क्वेश्चन करने लायक थे। यदि आप लोगों का क्वेश्चन 25 से ऊपर जा रहा है तो थोड़ी आपकी तैयारी अच्छी है और आपको तैयारी अच्छी करनी है, और कम से कम आपको 30+ जीके में लेके आना है। यदि नहीं तैयारी है तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। आप लोग ये मत देखिए कि एग्ज़ाम कब होगा, इसका कट ऑफ कितना जाएगा, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। आप लोग ऐसे सर्च करते हैं और परेशान रहते हैं। आप लोग पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। यदि आपकी तैयारी नहीं है तो आप ये मनाइए कि 2 महीना बाद एग्ज़ाम हो, क्योंकि इतना कन्फर्म है कि वीडियो का एग्ज़ाम होगा। और अगली वैकेंसी वीडियो की कब आएगी ये कोई भरोसा नहीं है, 2025 में आएगा कि 2030 में आएगा ये कोई नहीं जानता है। अभी देखिए लेखपाल की वैकेंसी आई है, ये चुनाव था इस वजह से ये लॉलीपॉप दिया गया है। 2019 में रेलवे की वैकेंसी आई थी जब मोदी गवर्नमेंट का चुनाव था, तो अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। लेखपाल की वैकेंसी आई है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो इसके भरोसे मत पढ़िए कि एग्ज़ाम डेट कब होगा कब नहीं होगा। आप लोग पढ़ाई कीजिए और साथ में जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करिए। टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, बस पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। 6 घंटा आप लोग समय निकालिए दिन भर में और 6 घंटा आप लोग अच्छे से पढ़िए। 2 घंटा रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, 2 घंटा जीके पढ़िए और 2 घंटा हिंदी पढ़िए। 2 घंटा के बजाय आप रीजनिंग को 3 घंटा दे सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं मॉक टेस्ट में, तो मॉक टेस्ट का लेवल आप लोग जानते ही हैं। हम सारा इसमें जो रीजनिंग कराते हैं सब आपको बैंकिंग लेवल का रीजनिंग कराते हैं। तो आप लोग चाहें तो मॉक टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं, आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आपकी रीजनिंग काफ़ी एडवांस हो जाएगी। बाकी हिंदी और जीके भी इसमें कराया जाता है और हम अपने तरफ से आपको कहते हैं कि हिंदी जीके पे आप खुद भी पढ़ा कीजिए तो अच्छा होगा। लेकिन रीजनिंग के लिए आप लोग पूरी तरह से हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। हम जितना केवल पढ़ा देते हैं बस उतना आप लोग पढ़ लेंगे और उतना ही प्रैक्टिस कर लेंगे, तो रीजनिंग में मान के चलिए कि 45 आपको कोई नहीं रोक पाएगा, इतना हम आपको गारंटी देते हैं।
तो रीजनिंग आप लोग अच्छे से कीजिए, हिंदी आप लोग कीजिए। ये 2 सब्जेक्ट आप लोगों को सिलेक्शन दिला सकता है, रीजनिंग और हिंदी। इन दोनों सब्जेक्ट में आपको कोशिश करना है 100 में से 90 नंबर आपका आना चाहिए। 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन आप लोग सही सही करें, और बाकी जीके को 25-30 क्वेश्चन भी कर देंगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और कट ऑफ की चिंता नहीं रहेगी, फिर कट ऑफ कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से एक चीज़ आपका होगा कि आपके जो रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं वो रॉन्ग क्वेश्चन आपके कम होंगे और आप सही क्वेश्चन करने लगेंगे। और ये सब प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन बढ़ेंगे, और एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपके 2.5 नंबर कटेंगे। 0.5 नंबर आप इस चक्कर में मत रहिए, आप ये सोचिए कि हमारा इतना नुकसान होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। 1.5-2 महीना 3 महीना में जब भी एग्ज़ाम हो तो अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, तभी फाइट कर पाएंगे। बाकी आप इंतज़ार करते रहेंगे, एग्ज़ाम का डेट आ भी जाएगा, और एग्ज़ाम डेट जब आएगा तो 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। और इतने कम समय में आपको तैयार करना अपने आप को, ये काफ़ी टफ काम हो जाएगा, और फिर आपके वो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो हमारा यही कहना है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए। और इस समय कोर्स सेलिंग का बहुत यूट्यूब पे हो गया है कि 99 रुपये में PDF ले लीजिए, तो 250 में PDF ले लीजिए। तो ये सब आप लोग अपने लेवल पे देख लीजिए, कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, फिर आप लोग पैसा अपना खर्च कीजिए। ये 99 रुपये मैटर नहीं करता है कि बहुत कम प्राइस है तो हम ले लेते हैं, लेकिन इसमें मिलेगा क्या ये आप समझिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। और मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट का सारा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग डिटेल ले सकते हैं और मॉक टेस्ट से जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी सिलेक्शन होगा। किसमें? बेरोजगारी में। तो आप बेरोजगार बनना चाहते हैं कि रोजगार बनना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है। बाकी हमारा काम है आप लोगों को गाइड करना, और आप लोग फॉलो करें या ना करें ये आप लोगों के ऊपर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।